इस वीडियो में हम लोग मनी कंट्रोल ऐप की बात करेंगे। मनी कंट्रोल ऐप को बिगिनर्स से लेकर एडवांस या प्रोफेशनल लोग तक यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है कलेक्ट होकर, वो एक ही जगह पर सेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको बहुत ढेर सारे लोग यूज़ करते हैं। सभी लोग यूज़ करते हैं, जितने भी इन्वेस्टर ट्रेडर हैं या जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। और बिगिनर्स के लिए इसमें ख़ास तौर से एक अच्छी बात क्या है कि ड्यूरिंग द मार्केट, जब मार्केट चल रहा होगा, तो वो लोग इस ऐप में एक बार आकर देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है, कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्स कैसा मूव कर रहा है, ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या है। उसके अकॉर्डिंग वो लोग ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से वो लोग ऐप स्टॉक्स को सिलेक्ट करके अपने डीमैट के वॉच लिस्ट में ऐड करके उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो इसमें दिक्कत नहीं होगी कि उन लोगों को बिगनर्स के लिए कि कहाँ से हम लोग स्टॉक्स को ढूंढें कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टॉक बुरा परफॉर्म कर रहा है। उन सभी लोगों को इसी एक जगह, इसी एक ऐप में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस ऐप का मैं इस वीडियो में ओवरव्यू दूंगा कि ये काम कैसे करता है या इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग के काम आ सकती है। तो जब हम लोग मनी कंट्रोल का ऐप खोलेंगे तो उसका कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। सबसे ऊपर न्यूज़ दिखेगा। जो भी रेलिवेंट न्यूज़ होगी वो टाइम टू टाइम फ्लैश यहीं पे होंगी। अगर आपको पूरा न्यूज़ का सेक्शन एक्सप्लोर करना है या पूरा देखना है तो आप यहाँ पे न्यूज़ के टैब पे जाके क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको पूरा खुल के दिखाएगा कि कौन कौन सी न्यूज़ है। जैसे कि अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ आपको अलग अलग टैब्स दिख जाएंगे। आप उस पे जाकर आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या न्यूज़ हैं। इंडेक्स के सेक्शन पे जब आप इंडेक्स का सेक्शन क्लिक करोगे तो आपको खुल के आ जाएगा एनएससी का और बीएससी का। तो जब आप एनएससी पे क्लिक रहेगा तो एनएससी के जितने भी इंडेक्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे आ जाएंगे। और जब आप बीएससी पे क्लिक करोगे तो बीएससी के सारे इंडेक्स यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। तो मेजर मैंने हमेशा बोला हुआ है कि आपको एनएससी का ही देखना है। तो एनएससी का जो मेजर इंडेक्स है वो है निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक। और बीएससी का जो मेजर इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स में बीएससी के टॉप 30 कंपनीज होती हैं और एनएससी में निफ्टी 50 में एनएससी में लिस्टेड जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो निफ्टी 50 में आती हैं। तो अब आपको देखना है कि निफ्टी 50 में कौन कौन से स्टॉक्स आती हैं, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। तो जब आप निफ्टी 50 को क्लिक करोगे और यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक्स, तो स्टॉक्स पे क्लिक करोगे तो निफ्टी 50 में ये जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड होंगी ये सारे के सारे नाम यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ग्रासिम हो गया, यूपीएल हो गया, सिप्ला हो गया, बजाज ऑटो हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाइटन कंपनी हो गई। ये सारे निफ्टी 50 का मतलब यानी कि टॉप 50 कंपनीज, वो सारे के सारे उसके लिस्ट यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। उसी तरह अगर आप बात करें कि निफ्टी बैंक का, अगर हम देखें कि निफ्टी बैंक में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं या किन 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 के शेयर्स हैं, तो बैंक से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ होंगी जो टॉप की होंगी, टॉप परफॉर्मिंग, स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएंगे सारे के सारे। जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी, ये सारे टॉप के निफ्टी बैंक के कंपनीज़ हैं या स्टॉक्स हैं जो इसमें निफ्टी बैंक में आते हैं। निफ्टी मिड कैप 100 हो गया, मतलब कि निफ्टी मिड कैप की टॉप 100 कंपनीज़ हो गई। निफ्टी नेक्स्ट 50 की टॉप 50 कंपनीज़ हो गई। निफ्टी 100 मतलब निफ्टी की टॉप 100 कंपनीज़, न एनएससी की टॉप 100 कंपनीज़। निफ्टी 200 का मतलब कि एनएससी की टॉप 200 कंपनीज़। ये ऐसे करते करते पूरी लिस्ट है अलग अलग। इंडिया विक्स एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंडिया विक्स का मतलब होता है, या इसका जो काम होता है वो वॉलेटिलिटी को मेजर करता है या शो करता है। इसके बारे में किसी और टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सेक्टोरियल इंडाइसिस पे। सेक्टोरियल इंडाइसिस क्या होते हैं? यानी कि किसी सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर का एक अलग इंडेक्स। जैसे कि निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी पीएसयू बैंक्स हो गए, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, निफ्टी फार्मा हो गए। ये सब अलग अलग एक सेक्टर में इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। जो जो कंपनीज़ को, एक टाइप की जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको एक सेक्टर में कर दिया गया है। जैसे कि निफ्टी ऑटो में, निफ्टी ऑटो को जब हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इसमें कंपनीज़ आती हैं, कौन कौन से कंपनीज़ के स्टॉक्स आते हैं, तो ऑटो रिलेटेड, ऑटो में सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो टीवीएस मोटर हो गया, हीरो मोटोकॉप हो गया, बजाज ऑटो हो गया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ हो गया, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ हो गया, अमराजा बैटरी हो गया।
ये सारे के सारे ऑटो या एंसिलरी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स होंगे वो निफ्टी ऑटो में आ जाएंगे। उसके पर्टिकुलर सेक्टर का है ये। जितने भी ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स होंगे वो निफ्टी ऑटो में आपको दिख जाएंगे। लेकिन हाँ, टॉप के स्टॉक्स ही या टॉप की कंपनीज ही दिखती हैं। उसी तरह निफ्टी आईटी में, कि निफ्टी आईटी से रिलेटेड, आईटी सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हो जाएंगी आपको इसमें दिख जाएगा। स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे तो टीसीएस आ जाएगी, एम्फेसिस आ जाएगा, टेक महिंद्रा, एलएनटी, इन्फोटेक, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे के सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, या उस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स होते हैं। अब फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनीज हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उनकी स्टॉक्स को पता लगाना है तो स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे। औरोबिंदो फार्मा, सिप्ला, एल्केम लैब्स, सन फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, डेजबेल लैब और लुपिन, टोरेंट फार्मा, बायोकॉन, ये सब आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा कि ये कंपनी किस सेक्टर की है, आपको इससे इजीली पता लग जाएगा। ओके। उसी तरह निफ्टी मीडिया हो गया, निफ्टी रियलिटी हो गया, निफ्टी इंफ्रा हो गया। आप यहाँ से पर्टिकुलर इंडाइसेस में कौन कौन से कंपनीज़ हैं, उनके कौन कौन से शेयर्स, कंपनी के शेयर्स हैं, वो आप पता लगा सकते हो। उसी तरह अगर बीएससी में आते हैं तो बीएससी में सेंसेक्स पे क्लिक करेंगे तो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज़ को अगर हम चेक करेंगे तो ये आ जाएगी। तो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज़ होंगी, वो यहाँ पे आ जाएंगी। हम देख सकते हो एक्सिस बैंक हो गया, सन फार्मा हो गया, बजाज ऑटो हो गया, ये सब यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि कौन से इंडेक्स में कौन सी कंपनीज होती हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ कि निफ्टी 50 में एनएससी की टॉप 50 कंपनीज आएंगी। वो किसी भी सेक्टर से हो सकती हैं, लेकिन सेक्टोरियल इंडेक्सेस में जैसे कि निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, तो वो उस पर्टिकुलर सेक्टर की टॉप कंपनीज आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर निफ्टी ऑटो में कोई कंपनी का नाम आ जाता है तो वो निफ्टी 50 में नहीं आएगा, या निफ्टी बैंक में नहीं आएगा, या निफ्टी बैंक में अगर कोई कंपनी का नाम है तो वो निफ्टी 50 में नहीं आएगा। निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज आएंगी एनएससी में लिस्टेड। सेक्टोरियल इंडेक्सेस में अपने इंडेक्स सेक्टर के टॉप कंपनीज आती हैं। 50 नहीं, टॉप कंपनीज आती हैं सेक्टोरियल इंडेक्सेस में। तो ये बात ध्यान में रखना। और मैंने बताया है कि आप उस पर टैप करके और फिर स्टॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन से सेक्टर में या कौन से इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड होती हैं। आप वहाँ से जाके पता कर सकते हो। एडवांस और डिक्लाइन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एडवांस और डिक्लाइन। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी मार्केट खुलता है सुबह 9:15 पर, तब ये एक्टिव हो जाता है। तो ये शो क्या करता है कि कितने स्टॉक्स ग्रीन में चल रहे हैं, कितने स्टॉक्स रेड में चल रहे हैं। ग्रीन में मतलब कि कितने स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं और कितने स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एनएससी की 404 जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 1338 स्टॉक्स जो हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, गिर रहे हैं। तो इससे एक बायस क्या क्रिएट होगा कि नहीं, मार्केट फॉल कर रहा है या मार्केट आज नीचे की तरफ जा रहा है। अगर सपोज़ कि ये ग्रीन के साइड अगर 1000 होता और रेड के साइड अगर 338 होता या 700 समथिंग होता, तो यहाँ पे क्या हम लोग को शो होता कि मार्केट ग्रीन में है, मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये टाइम टू टाइम मार्केट टाइम में चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि जो आपको सुबह दिख जाएगा वो दोपहर में भी दिखेगा, नहीं। हो सकता है दोपहर में कुछ और दिखे और शाम के 3 बजे के आसपास मार्केट क्लोजिंग आवर में भी कुछ और दिखे। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जैसे जैसे जो स्टॉक्स मूवमेंट करते रहते हैं। अगर कोई स्टॉक्स रेड से ग्रीन में आ जाएगा तो वो ग्रीन साइड में शो होगा, यानी कि ये साइड का बढ़ जाएगा। और कोई स्टॉक ग्रीन से रेड में जाएगा तो वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, रेड साइड में, और फिर वो शो करेगा। तो वो अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है वो स्टॉक्स के बेसिस पे। आते हैं स्टॉक्स एक्शन पे। तो जब आप स्टॉक एक्शन पे क्लिक करोगे या फिर जब आप मार्केट पे क्लिक करोगे, मार्केट्स पे, आपको सेम एक ही इंटरफेस खुल के आएगा। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, एक्टिव बाय वैल्यू, एक्टिव बाय वॉल्यूम, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ओनली बायर्स एंड ओनली सेलर्स। तो इसको मैं अब एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होते हैं। बात करते हैं टॉप गेनर्स की। टॉप गेनर्स का मतलब होता है कि जो स्टॉक
जिस प्राइस पे वो सुबह ओपन हुआ है, अगर वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो टॉप गेनर्स में आएगा। और टॉप लूज़र्स का मतलब होता है कि जो स्टॉक अपने मॉर्निंग के ओपनिंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो टॉप लूज़र्स में आएगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक अगर टॉप लूज़र्स में है तो वो टॉप गेनर्स में नहीं आ सकता है। ड्यूरिंग द मार्केट आवर ये कभी भी चेंज हो सकता है कि कोई स्टॉक नीचे जा रहा हो सुबह और वो दोपहर तक वो ऊपर चल रहा हो अपने ओपनिंग प्राइस के, तो आराम से टॉप गेनर्स में आ जाएगा। और जो स्टॉक टॉप गेनर्स में है, हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग आवर या क्लोजिंग आवर के टाइम पे वो अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो टॉप लूजर्स में आराम से शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ ये है कि जैसे कि ऑरोबिंदो फार्मा हो गया, अभी इसका करंट वैल्यू क्या चलिए, मार्केट वैल्यू 998.60। तो आज जो ये चेंज दिखा रहा है ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि आज ये जो ओपनिंग प्राइस से कितना ऊपर चल रहा है, कितना रुपीज़ ऊपर चल रहा है, 74.80 रुपीज़ ऊपर चल रहा है। तो ये 8.10% ऊपर चल रहा है, मतलब कि 8.10% ही अगर ऊपर चल रहा है तो मतलब कि टॉप गेनर्स में है। टॉप गेनर्स रुपीज़ के सेंस में नहीं देखना है कि कितना रुपीज़ ऊपर चल रहा है, परसेंटेज के सेंस में देखना है कि कितना ऊपर चल रहा है वो। उसी तरह तो अरबिंदो फार्मा 74.80 रुपीज़ ऊपर चल रहा है, लेकिन इसका परसेंटेज सबसे हाई है, मतलब कि 8.10। उसी तरह अगर मैं बोलूँ कि हीरो मोटोकॉप है तो ये 100 रुपीज़ ऊपर चल रहा है अपनी ओपनिंग प्राइस से, लेकिन इसका परसेंटेज क्या है, 2.96% ये ऊपर चल रहा है बस, इसलिए सबसे ऊपर नहीं है टॉप गेनर्स में। तो जो टॉप गेनर्स की जो लिस्ट बनती है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो परसेंटेज वाइज में देखनी है, अमाउंट में नहीं कि कितना रुपीज़ वो ऊपर जा रहा है। परसेंटेज वाइज देखना है कि कितना परसेंट ये स्टॉक ऊपर गया है अपने ओपनिंग से। उसी तरह टॉप लूजर्स में भी है कि टॉप लूजर्स में भी हमको रुपीज़ वाइज नहीं देखना, वैल्यू वाइज नहीं देखना है, परसेंटेज वाइज देखना है कि किस में कितना ज़्यादा परसेंट चेंज है। जैसे कि अपोलो टायर्स 8.88% नीचे आया है, लेकिन कितना रुपीज़ चेंज हुआ, सिर्फ 20.60 रुपीज़ चेंज हुआ। लेकिन उसी तरह अगर देखें तो रिलायंस जो है वो 108 रुपीज़ नीचे है अपने ओपनिंग प्राइस से, लेकिन इसका परसेंटेज चेंज कितना है, 5.30। तो ये अपोलो टायर्स के परसेंटेज प्राइस चेंज से कम ही है, इसीलिए अपोलो टायर्स ऊपर आया है और रिलायंस नीचे आया है। क्योंकि परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो रिलायंस कम परसेंटेज गिरा है अपोलो टायर्स के मुकाबले। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना, कभी भी वैल्यू वाइज नहीं देखना है टॉप लूजर्स या टॉप गेनर्स को, हमेशा परसेंटेज वाइज देखना है, वो ऐसे ही कैलकुलेट होते हैं। एक्टिव बाय वैल्यू का मतलब होता है कि कितनी वैल्यू के शेयर्स किस कंपनी में ट्रेड हुए हैं, कितने ज़्यादा। तो जो टॉप पे रहेगा जैसे कि रिलायंस है, तो रिलायंस की जो वैल्यू के जो शेयर्स जो ट्रेड हुए हैं वो हाई हैं अदर्स के मुकाबले, इसलिए रिलायंस टॉप पे दिख रहा है। फिर उसके बाद टाटा मोटर्स की वैल्यू ट्रेड हुई है, टाटा मोटर्स के स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं हाई वैल्यू में। फिर उसके बाद एचडीएफसी के हाई वैल्यू में ट्रेड हुए हैं। फिर उसके बाद बजाज फाइनेंस के। उसके बाद आते हैं एक्टिव बाय वॉल्यूम। एक्टिव बाय वॉल्यूम का मतलब होता है, ये वर्ड में बार बार यूज़ कर रहा था कि वॉल्यूम का मैं बताऊंगा, वॉल्यूम का मैं बताऊंगा, तो अब इसमें मैं बताता हूँ कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा था। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितनी क्वांटिटी के शेयर्स ट्रेड हुए बाइंग और सेलिंग दोनों को मिलाकर। आप देख रहे हो कि सबसे ऊपर वोडाफोन आइडिया है, इसका शेयर सबसे ज़्यादा चीप है, 11.75 रुपीज़ का इसका शेयर है, लेकिन इसमें वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है, 462 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। आई थिंक 46 करोड़ होता है। इतने शेयर्स इसमें ट्रेड हो रहे हैं। एक और बात मैं बता रहा था कि कैसे शेयर्स में ट्रेड लेना है। तो पहला क्राइटेरिया है कि ऐसे शेयर्स में ट्रेड लेना है जो एकदम चीप ना हो, पेनी स्टॉक्स ना हो, मतलब कि 10 20 या 50 रुपए के स्टॉक्स को, शेयर्स को ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि इनमें मूवमेंट ही नहीं होती है। ये 5 पैसा 10 पैसा इतना ही मूव करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 15 20 पैसा, इससे ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। ये पूरा दिन थका देते हैं अच्छा खासा। और दूसरा क्राइटेरिया मैंने क्या बोला था कि उन्हीं शेयर्स में ट्रेड करना है जो जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो। तो वोडाफोन आइडिया का वॉल्यूम तो हाई है, लेकिन ये पेनी स्टॉक्स है, तो इसको अवॉइड कर देना हमेशा। जनरली मैं ये बोलूँगा कि जो पेनी स्टॉक्स ना हो उनमें ट्रेड करना है,
जैसे कि सपोज़ कि 100, 200, 150 रुपये के जो शेयर्स होते हैं, 100 रुपये के ऊपर की शेयर ट्रेड करो तो ज़्यादा वो सही रहेगा। साथ में ये पहला क्राइटेरिया है कि 100 रुपये के ऊपर के शेयर्स को ट्रेड करना है, और दूसरा कि जिन शेयर्स का जो वॉल्यूम हो वो 1 मिलियन के ऊपर हो। 1 मिलियन मतलब 10 लाख के ऊपर जो वॉल्यूम जनरेट कर रहे हो शेयर्स, सिर्फ उन्हीं शेयर्स में ट्रेड लेना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है बायर्स और सेलर्स के बीच में, जिससे आपके प्राइस एग्जीक्यूशन में काफ़ी दिक्कतें आएंगी या फिर आपको लॉस हो सकता है। वो ऐसे शेयर्स रुला देते हैं। तो ऐसे शेयर्स को हमेशा अवॉइड करना। ये दो कैटेगरी में नहीं आते हो। पहला कि जो पेनी स्टॉक्स हों, यानी कि जो 100 रुपये से कम के शेयर्स हों, उनमें कभी ट्रेड नहीं करना। और दूसरा कि जो शेयर्स का वॉल्यूम 1 मिलियन से कम हो, उनमें भी कभी ट्रेड नहीं करना, नहीं तो वो सब थका देते हैं, अच्छा खासा मूवमेंट नहीं करते हैं। अब आते हैं 52 वीक हाई पर, कि 52 वीक हाई होता है। तो जो स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे चल रहा होगा, मतलब कि पिछले 52 हफ्ते में 52 वीक्स में जो उसने हाई लगाया होगा, अगर उसके भी ऊपर चल रहा होगा तो वो 52 वीक हाई में लगाए यानी कि आएगा। और 52 वीक लो का मतलब कि जो स्टॉक अपने 52 वीक लो के भी नीचे चल रहा होगा वो 52 वीक लो में आएगा। तो इस वक्त अभी कोई 52 वीक लो में चल नहीं रहा, क्योंकि मार्केट में सभी शेयर्स ऊपर ही चल रहे हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि 52 वीक हाई का क्या मतलब होता है और 52 वीक लो का क्या मतलब होता है। उसके बाद आते हैं ओनली बायर्स पे। तो ओनली बायर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टॉक जिसमें सिर्फ बाइंग हो रही है, दबा के बाइंग हो रही है, उसमें सेलिंग मिल नहीं रही है। या ये सपोज मान के चलो कि जो स्टॉक्स मैक्सिमम अपना अपर सर्किट हिट कर रहे हो वो 52 ओनली बायर्स में आ सकते हैं। और ओनली सेलर्स में मतलब कि जिन स्टॉक में सिर्फ बेचा जा रहा है दबा के एकदम, वो स्टॉक ओनली सेलर्स में आ जाएंगे। या आप यूँ कह सकते हो कि जो स्टॉक अपना लोअर सर्किट हिट कर दे रहा हो। तो अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि जो स्टॉक्स एफ स्टॉक्स में लिस्टेड हैं, जो स्टॉक्स एफ स्टॉक्स हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जिन स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, उन स्टॉक्स के बारे में अभी तक हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ही आ जाते हैं। एफ क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये डेरिवेटिव्स होते हैं। इनके बारे में अभी बिगनर्स ना ही करें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो उनका कैपिटल ब्लो होने में देर नहीं लगेगी। एफ के सेगमेंट में अगर आप ट्रेड करेंगे, अगर कोई भी बिगनर है और वो पैसे के चक्कर में पड़कर अगर सोचता है कि तुरंत ही एफ में ट्रेड ले लेंगे और अच्छा खासा पैसा छाप लेंगे, तो एक बार लक काम कर सकता है, दूसरी बार में पूरा अकाउंट ब्लॉक कर देगा वो। तो खास तौर से मैं बिगनर्स के बोलूँगा कि 1 साल तक तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, एफ की तरफ देखना भी नहीं। एफ में पैसा ज़बरदस्त बनता है। वो आपके कैपिटल को 10 टाइम्स फोल्ड कर सकता है, मैनी फोल्ड कर सकता है। लेकिन रिस्क भी उतना है कि आपके कैपिटल को एक झटके में 10 सेकंड के अंदर आपका पूरा कैपिटल ब्लो कर सकता है। तो सोच समझ के ही करना। अब यहाँ पे तो आके हम लोग देख लिए कि एफ स्टॉक्स का अब तक हम लोग देख रहे थे कि जो स्टॉक्स एफ में भी ट्रेड होते हैं उनका देख रहे थे। अगर आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली देखना है कि निफ्टी 50 के ही सिर्फ स्टॉक्स देखने हैं, कि निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स देखने हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे कि निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं वो उनमें टॉप गेनर कौन सा है, टॉप लूजर्स कौन सा है, एक्टिव बाय वैल्यू में सबसे ज़्यादा कौन एक्टिव है, एक्टिव बाय वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा किस में वॉल्यूम में कितने कौन से शेयर्स हैं जिसमें वॉल्यूम में शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। तो देखोगे कि आपकी निफ्टी 50 में वोडाफोन आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पुअर परफॉर्मिंग स्टॉक है, 11-12 रुपये का है, तो वो इसमें नहीं आएगा। मैंने क्या बोला था, निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज आती हैं एनएससी की, तो इसमें वोडाफोन आइडिया नहीं है। उसी तरह अगर निफ्टी 50 को छोड़कर अगर आप निफ्टी बैंक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को देखना चाहोगे तो वो इसमें आ जाएगा कि निफ्टी बैंक में कौन कौन से आते हैं। तो निफ्टी बैंक में आते हैं, एक्सिस बैंक आता है निफ्टी बैंक के टॉप गेनर्स में। एक्सिस बैंक आ गया, एचडीएफसी बैंक आ गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये टॉप गेनर्स हो गए निफ्टी बैंक के। और निफ्टी बैंक के टॉप लूजर्स कौन कौन से हो गए, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक, पीएनबी, एसबीआई, ये सब निफ्टी बैंक के टॉप लूजर्स हो गए। उसी तरह अगर आपको बीएससी का देखना है, बीएससी के सेंसेक्स में कौन से टॉप गेनर्स हैं टॉप लूजर्स हैं, तो आपको आराम से दिख जाएगा कि निफ्टी सेंसेक्स में बीएससी के टॉप गेनर्स कौन कौन से उस पर्टिकुलर डे पे। तो एक्सिस बैंक हो जाएगा, सन फार्मा हो जाएगा, बजाज ऑटो हो जाएगा।
टॉप लूज़र्स में आ जाएंगे, रिलायंस हो जाएगा, इंडसइंड बैंक हो जाएगा, एचसीएल टेक हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि निफ्टी 50 और निफ्टी सेंसेक्स में या एनएससी और बीएससी में दोनों में ही एक कंपनी के स्टॉक लिस्टेड हो सकते हैं, लिस्टेड होते ही हैं मैक्सिमम कंपनीज़ के। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखता, कोई ये नहीं सोचे कि इसमें भी है उसमें भी है, तो नहीं, दोनों में ही होते हैं। अब आते हैं पोर्टफोलियो पर। तो पोर्टफोलियो पर जब आप क्लिक करोगे तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप सिंपल सा कर सकते हो कि आपके मोबाइल में या आपके मोबाइल में आप जीमेल में जिस लॉगिन आईडी से लॉगिन हो, आप यहाँ पे लॉगिन विद गूगल कर देना और उसको सेलेक्ट कर लेना, तो आप वहाँ से लॉगिन हो जाओगे, डायरेक्टली आप लॉगिन हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पोर्टफोलियो में क्या करना है। तो जैसे ही आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे पोर्टफोलियो में, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। लोग पोर्टफोलियो क्यों बनाते हैं? सपोज़ कि आपने कुछ स्टॉक्स खरीदे, कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीदे या फिर कुछ बुलियन खरीद लिए। बुलियंस में गोल्ड सिल्वर आ जाता है, तो उसको ट्रैक करने में आपको एक ही जगह पे इजी होगा और इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहता है। आपको एक ही जगह पे पूरा डे गेन डे लॉस सब दिख जाता है। आपकी इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू हो गई, आपने कितना इन्वेस्ट किया था, अभी उसकी कितनी वैल्यू है, करंट वैल्यू क्या है, ये सब आपको एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगा। तो इसको एक एक करके देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टॉक्स पे जाएंगे, स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस पे टैप करेंगे। अब सपोज़ कि हम लोगों ने टाटा मोटर्स के कंपनी का कोई शेयर ख़रीदा। किस डेट को ख़रीदा वो आपको होगा पता कि आपने किस डेट को ख़रीदा। तो सपोज़ कि मैंने 15 तारीख को ख़रीदा, ओके कर दिया। अब यहाँ पे 260.30 दिखा रहा है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 260 पे सपोज़ मैंने ख़रीदा। यहाँ पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की प्राइस डालनी है। ये ऐसा नहीं है कि जो आपको इसमें प्राइस शो करे सिर्फ आप उसी पे अपनी क्वांटिटी डाल के ओके कर दे, नहीं, आपने जिस प्राइस पे ख़रीदा है आपको वो प्राइस डालना है और आपने कितनी क्वांटिटी ख़रीदी है। सपोज़ कि 100 क्वांटिटी ख़रीदी है, यहाँ पे 100 करके, यानी कि टोटल आपने ग्रॉस अमाउंट कितना यूज़ किया है, कितना इन्वेस्ट किया है, 26,000, और इसको सेव कर देंगे तो आपको पूरा दिखाएगा कि आपने कितना गेन किया है या कितना लूज़ किया है। तो जैसे ही ओके कर देंगे यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने ओवरऑल गेन तो 1915 अब तक कर चुके हैं, लेकिन आज जिसको माइनस करके जो आज लॉस हुआ है वो 1020 का हुआ है और आपको अभी भी ओवरऑल गेन कितने का हो रहा है, 1950 का। मतलब कि 27,000 समथिंग आपने 26,000 आपने इन्वेस्ट किया था और अभी आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू क्या चल रही है, 27,915, मतलब कि 1915 रुपीज़ का आपको गेन हो रहा है। उसी तरह अगर दूसरे स्टॉक्स ऐड करें, सपोज़ कि मैंने आईटीसी को ले लिया, आईटीसी पे मैंने क्लिक किया, इन्वेस्ट किया मैंने सपोज़ कि कितने तारीख को, 20 तारीख को, ओके कर दिया। यहाँ पे प्राइस आ रही कि उस इतने 217.65 पे क्लोजिंग दिया है। सपोज़ कि मैंने 215 पे ख़रीदा और कितनी क्वांटिटी खरीदी मैंने इसमें, 100, और इसको मैंने सेव कर दिया। यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 21,500 आपने टोटल इसमें इन्वेस्ट किया है और सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद आपको दिखेगा कि आपने कितना किया है। तो आपको यहाँ पे दोनों का मिला के आ जाएगा कि आपने टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, 21,500 इसमें और 26,000 इसमें टाटा मोटर्स में, और आईटीसी में 21,500, तो 47,500 आपने टोटल इन्वेस्ट किया है और आपकी करंट वैल्यू क्या है, 48,695, मतलब कि 1,195 का गेन हुआ है। और आईटीसी में आपको अभी लॉस दिख रहा है ओवरऑल 290, मतलब कि टोटल 1,310 रुपीज़ का आपको ओवरऑल आज के डे का लॉस है और ओवरऑल जो गेन है आपका 1,195 है। ये ऐसे दिखेगा।
उसी तरह अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जाओगे तो म्यूचुअल फंड्स में आपने कोई भी म्यूचुअल फंड ऐड किया होगा या कोई भी ख़रीदा होगा, आप उसको यहाँ पे उसको यहाँ पे ऐड कर लोगे। वन टाइम किया है कि एसआईपी किया है,